विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सभी को मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव गांधी स्टडी सर्किल अजमेर के द्वारा। मैं अब हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता राजीव गांधी स्टडी सर्किल के समन्वयक डॉक्टर सतीश राय साहब उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपना उद्बोधन मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुनीता जी। प्रोफेसर बीएम शर्मा जी, प्रोफेसर आई.बी. त्रिवेदी जी, गणेश शंकर पांडे जी, राजेश पति जी, हिमाचल से जुड़े भरमौरी जी, डॉक्टर प्रमोद पांडे, डॉक्टर शिल्पा चतुर्वेदी जी आगरा से, अखिलेश पाल जी इलाहाबाद से, चंद्रमोहन जी उत्तर प्रदेश में बहराइच से जुड़े हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एस.सी. मीना जी, और जो राजस्थान की हमारी टीम और राजस्थान से जुड़े जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हमारे सहयोगी शिक्षक विद्वज्जन हैं, बने सिंह जी और उनके साथ सभी हमारे जो समन्वयक हैं राज्य के, अग्रवाल साहब, विठल बेसा जी, अनुज विलियम जी, विजय सिंह पवार, प्रिंसिपल डॉक्टर नीलिमा गौड़ जी और सभी इस समागम में जुड़े हुए विद्वज्जन। मैं आप सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य संवाहक संस्था थी, जैसा अभी प्रोफेसर बीएम शर्मा जी आपके सामने तफसील से इस बात को रख रहे थे। और उसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष भी उन्होंने फोकस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण की भी संस्था है। एक अखिल भारतीयता का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों की उस दृष्टि की जो बुनियाद हो सकती है, उस बुनियाद पर खड़ी हुई, उस वैचारिक बुनियाद पर खड़ी हुई संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विविधता में एकता की जो भारतीय राष्ट्र दृष्टि है और उसमें सन्निहित जो समावेशी राष्ट्रवाद की भावना है, उसकी प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस आज 136वें साल में प्रवेश कर रही है, 135 साल की हो गई। कांग्रेस के इस 135 साल के इतिहास के झरोखे से अगर हम झांक करके अतीत में देखें, राष्ट्रीय जीवन में जो उसके योगदान की लंबी यात्रा है, तो उस यात्रा में हमें कांग्रेस हिमालय भी दिखाई देती है और कांग्रेस हमें गंगा भी दिखाई देती है। कांग्रेस के बुनियादी सिद्धांतों और बुनियादी आदर्शों की जो ऊंचाइयां हैं वो हिमालय जैसी है, और कांग्रेस का 135 साल का राष्ट्रीय जीवन में जो निरंतर प्रवाह है वो गंगा की तरह है। हिमालय पे चढ़ना कठिन होता है, लेकिन गंगा में एक डुबकी लगा लेना आसान होता है। लेकिन यहां यह तथ्य बेहद उल्लेखनीय है कि गंगा की अविरलता, गंगा के प्रवाह की निरंतरता की गारंटी केवल तब तक होती है जब तक कि उसका अटूट रिश्ता हिमालय से कायम रहता है। इसलिए कांग्रेस जब भी अपने बुनियादी आदर्शों के प्रति मतभेद का शिकार होती है तो कांग्रेस कमजोर होती है। कांग्रेस अपने इतिहास में हमें एक जनपथ की तरह भी दिखाई देती है, क्योंकि वो जन आंदोलनों के संस्कार में संस्कारित संस्था रही है। लेकिन यहां भी ये स्मरण रखे जाने की बात है कि जब जब कांग्रेस राजपथ की चकाचौंध में भटकाव ग्रस्त होती है, कांग्रेस का जनपथ कमजोर पड़ता है। आज 28
दिसंबर है और आज के दिन ही 1885 में मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में देश के विभिन्न छोरों से, विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा कुल 72 प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके कांग्रेस की संस्थापना की। कांग्रेस का जन्म आधुनिक भारत का जहां से प्रवेश द्वार शुरू होता है, उसकी यात्रा जहां से शुरू होती है, उन पुनर्जागरण के आंदोलनों का स्वाभाविक परिणाम था। वो पुनर्जागरण से उत्पन्न जो उदारवाद और उग्रवाद की चेतनाएं हैं, उसकी चर्चा बीएम शर्मा जी ने अपने व्याख्यान के शुरू में की। नवजागरण के आंदोलनों की शुरुआत धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में होती है, लेकिन अंततः उसके राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं और राजनीतिक सुधार के आंदोलन सामने आते हैं। पुनर्जागरण के आंदोलनों की शुरुआत स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में हुई थी। ओवर हो गया सर आपका। और अंग्रेज आते हैं तो उनके माध्यम से नई संस्थाएं आती है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, और उनके माध्यम से नई वैल्यूज आती है, मॉडर्न वैल्यूज आती है। तो स्वाभाविक है कि जब इनसे भारत का परंपरागत समाज जो तमाम मध्ययुगीन कुरीतियों, अंधविश्वासों में उस समय तक जकड़ा हुआ था, जिनके चलते वो पराभव का, पराधीनता का शिकार हुआ था, तो उससे जब वो समाज मुखातिब होता है तो उसके रिएक्शन होते हैं। और जब किसी से नई मुलाकात होती है तो रिएक्शन दो ही तरह के होते हैं, अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। उस अंग्रेजों के सानिध्य, उनके माध्यम से आने वाली संस्थाओं और मूल्यों के प्रति ये दोनों प्रकार के रिएक्शन हुए। एक रिएक्शन तो उन उदारवादियों का था, जिधर शर्मा जी संकेत कर रहे थे कि चलो आ गए ये लोग, तो इनके माध्यम से जो नई मॉडर्न वैल्यूज आ रही है उनके फोकस में हम सुधार ले आए। तो ये एक रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड शुरू होता है। सती प्रथा के उन्मूलन का जो आंदोलन राजा राम मोहन राय का था, वहां से शुरुआत हो। दूसरी प्रतिक्रिया कि हमें किसी सुधार के लिए इन अंग्रेजों का मुंह देखने की जरूरत नहीं, हम अपने अतीत की तरफ मुड़ करके देखें, वहां जो बहुत कुछ है जो तर्क संगत है, विवेक संगत है, गौरवशाली है, फिर से पुनर्स्थापित किए जाने की योग्य है। इसे आप कह सकते हैं रिवाइवलिस्ट ट्रेंड, एक पुनरुत्थानवादी चेतना। जब पुनर्जागरण के आंदोलनों के राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं तो राजनीतिक संस्थाएं बनने लगती हैं, और बेशक उन राजनीतिक संस्थाओं में अखिल भारतीय कलेवर वाली सबसे पहली, सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव होता है, और उसके भीतर ये दोनों चेतनाएं समानांतर काम करती हुई दिखाई देती। दूसरे को गरम दल कहते हैं। एक तरफ फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो दूसरी तरफ लाल बाल पाल। इन दोनों में बुनियादी मतभेद थे, प्राथमिकताओं का मतभेद था। समाज सुधार पहले कि राजनीतिक सुधार पहले। इन दोनों में कार्य पद्धति का अंतर था। एक संविधानवादी रीति नीति की बात करता था तो गरम दल डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की बात करता था। तो ये दोनों का समानांतर टकराव था, लेकिन दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर थे, उसी के भीतर काम करते थे, जुटते थे। राजनीतिक आर्थिक समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर विमर्श होता था। कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित होते थे, सरकार के सामने सुधारों की मांगे रखी जाती थी। लेकिन उस शुरुआती दौर में उदारवादियों की जो डोमिनेंस था, तो कहते थे कि तीन बहुत ही शैली थी, प्रार्थना, इस तरह से कांग्रेस 1905 तक चलती है। 1905 तक कांग्रेस का एक युग आप कह सकते हैं। और कांग्रेस की बुनियाद से अगर उसके कुछ पहलुओं पे और आप ध्यान दें, तो मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया था कि उसमें एक अखिल भारतीयता का संस्कार रहा है। शंकराचार्य जी महाराज हजारों साल पहले निकले, 900 साल से ज्यादा, और उन्होंने देश के चार छोरों पर चार पीछे स्थापित कर दी। पूरे देश को एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने का भाव कहीं था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन
कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। वही अखिल भारतीयता का बोध और शुरुआती सभी 4-5 अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे सब अल्पसंख्यक समुदाय, बाद में ढेर सारे बहुसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष बने, लेकिन शुरुआत में अल्पसंख्यक समुदाय से कांग्रेस का नेतृत्व आना इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस की वैचारिकी और उसकी दार्शनिकता में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर राष्ट्रीय जीवन में किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। 1905 एक लैंडमार्क था राष्ट्रीय आंदोलन में भी और कांग्रेस के इतिहास में भी। राष्ट्रीय आंदोलन में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिससे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का बीजारोपण करके सांप्रदायिकता की राजनीति को जन्म दिया लॉर्ड कर्जन ने उस समय। बंगाल से बंगाल को अलग किया था, बिहार और उड़ीसा को अलग नहीं किया। कुछ लोग बात कर रहे हैं, अपने को मूट कर लें। तो ये दूसरी कांग्रेस के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना थी 1905 की बनारस कांग्रेस, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। वो प्रस्ताव वगैरह विभिन्न विषयों पर पारित करने वाली कांग्रेस पहली बार कोई ठोस बात करती है और वो कहती है कि हमको सेल्फ रूल चाहिए, स्वशासन, भारत का शासन भारत के लोग चलाएंगे। उसमें स्वदेशी भी आता है, स्वशासन भी आता है। राजनीतिक प्रस्ताव में मतभेद होते हैं, लेकिन जब बड़े लोगों के हाथ में नेतृत्व होता है किसी परिवार का, तो टूटन बच जाया करती है। बनारस कांग्रेस का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जैसा सम्मानित रहनुमा देश का था, एक बड़ा आदमी, घर का मुखिया था। डिफरेंसेस थे, लेकिन कहते हैं कि जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव, उससे पहले की रात में गोपाल कृष्ण गोखले काशी में तिलक जी महाराज के कैंप में जाते हैं। दोनों पूना से आते थे, दोनों बड़े लोग थे राष्ट्रीय जीवन के। और तिलक जी महाराज के पांव पर अपनी पगड़ी उतार करके गोपाल कृष्ण गोखले ने रख, भरभरा गए तिलक जी भावुक होकर। और दूसरे दिन वो अधिवेशन के पंडाल में तब पहुंचते हैं जब राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने की तालियां बज रही थी। गतिरोध टला। 1906 की कलकत्ता कांग्रेस में भी दादा भाई नेहरू जैसा बड़ा आदमी अध्यक्ष था, वहां भी वो टकराव टल गया। लेकिन ये जो वैचारिक टकराव था, अंततः वो 1907 की सूरत कांग्रेस पे वर्टिकल डिवीजन का कारण बन गया। कांग्रेस से गर्म दल के लोग अलग हो गए और कांग्रेस मुख्य रूप से उस समय उदारवादियों की संस्था बन करके रह गई। उसी समय सांप्रदायिक राजनीति का बीजारोपण मैंने कहा हो चुका था। 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए डिमांड होता है, अलीगढ़ स्कूल भी बन जाता है और प्रतीक्षा भी बहुत तय करते हैं अंग्रेज। 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट का अवार्ड दे देते हैं। कांग्रेस लगातार उसका विरोध करती है, लेकिन उस बीच ये जो दोनों चेतनाओं का, क्योंकि 1905 से राष्ट्रीय चेतना का एक बड़ा विस्फोट सा शुरू होता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन लाजिमी था, बट नेचुरल था, लेकिन अंग्रेजों ने भेद डालने की एक भेद नीति इस्तेमाल की थी। जो मुसलमान अंग्रेजों से ज्यादा तफरका रखता था, क्योंकि उनसे सत्ता उन्होंने छीनी थी और उन्होंने उनसे ली थी, तो हिंदू ज्यादा नजदीक था अंग्रेजों के। लेकिन उन्होंने ऐसा एक प्रदेश बना करके, जानते थे कि इसका विरोध होगा, तो फिर एक कीड़ा डाल दिया। मुसलमान भी सोचने लगा कि भाई ढेर सारे प्रदेश हिंदुओं के बहुमत के हैं, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा ना खास्ता एक ऐसा प्रदेश बन ही गया तो इसमें इतनी हाय तौबा की क्या जरूरत है। लेकिन यह सिलसिला 1914 में जब विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद रुकता है और फिर आगे गांधी युग की शुरुआत के साथ नरम दल और गरम दल की लकीरें मिट जाती हैं, जैसा शर्मा जी संकेत कर रहे थे।
गांधी बीच में एक बार आए थे कलकत्ता कांग्रेस में 1901 की, उन्होंने भाग लिया था, अफ्रीकन के लिए प्रस्ताव भी पारित कराया था। तब तक ये तय नहीं था कि वो फिर अफ्रीका लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उस समय वो पहली बार मेरे शहर बनारस में भी आए थे, गंगा स्नान किया था और गंगा स्नान करके घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे दशाश्वमेध घाट पर, तो उन्होंने देखा कि एक व्यास चौकी पर बैठ करके कथा कह रहा है, तो 200 लोग बैठ के सुन रहे। वो गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का भाष्य कर रहा था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण की सेना चतुरंगिणी और वो ईश्वर के रथ पर आरूढ़, और दूसरी तरफ विरथ बिना रथ के जमीन पर तीर धनुष लिए वानरी सेना के साथ राम खड़े हैं। लेकिन वो कह रहा था व्यास कि विजय जीत अंत में रावण की नहीं होती, राम की होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि राम सत्य के रथ पर आरूढ़ थे और रावण असत्य के रथ पर आरूढ़ था। गांधी को लगा कि जहां रावण खड़ा था वहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा है, और जहां राम खड़े थे वहां हम सब खड़े हैं। तो जैसे राम की जीत एक दिन हुई थी, उसी तरह हमारी भी जीत हो। वो गांधी लौटते हैं और फिर बाद में वो अफ्रीका चले जाते हैं। 1907 में सत्याग्रह की एक शुरुआत वहां से होती है। जब उसको निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। उसकी दार्शनिकता तो हिंदुस्तान लौटने पर तो परिपूर्ण होती है, चंपारण अनवर्ड, लेकिन शुरुआत तो 1907 से ही मानी जाती है। उससे पहले एक घटना घट चुकी थी गांधी के साथ। पिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको बोनाफाइड पैसेंजर रहते हुए भी फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, जिसमें अंग्रेजी चला करते थे, उनके लगेज के साथ उठा करके प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। ट्रेन चली गई थी, गांधी प्लेटफॉर्म पे गिरे थे और फिर उठ के खड़े हुए थे, लेकिन जो गांधी गिरा था प्लेटफॉर्म पर वो गांधी दूसरा था, और जो गांधी उठ के खड़ा हुआ था उस प्लेटफॉर्म पर वो गांधी दूसरा था। और वहां से एक सत्याग्रह का एक सिलसिला शुरू होता है उनके आंदोलनों का। गांधी देश दुनिया में जाने लगते हैं और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को उनको गुरु मानते थे। उनकी पतली सी किताब है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, उनको वो अफ्रीका लिवा भी गए थे। फिर फाइनली गांधी 1915 में 9 जनवरी की तारीख से हिंदुस्तान वापस आते हैं, और जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो गुरु गोखले से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, आ तो गया। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, हिंदुस्तान को घूमो, अपने आप समझ में आएगा क्या करो। नारायण भाई देसाई वो कथा सुनाते थे, क्योंकि गांधी जब घूमने लगते हैं तो गांधी का रूपांतरण होता चला जाता है। गांधी दूसरी बार जब बनारस आए, जिसका जिक्र बीएम शर्मा जी अपने भाषण में कर रहे थे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापनोत्सव में तीसरे दिन 5 मार्च को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भाषण और हिंदुस्तान में पहला राजनीतिक भाषण गांधी का हुआ था, जिसमें गवर्नर से लेकर सब रहे, लेकिन सभा चलती रही थी, तालियां बजती रही थी, प्रिसाइड कर रहे महाराज दरभंगा बैठे रहे, मालवीय जी महाराज बैठे रहे। वहां जिन लोगों ने देखा था, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी बताते थे काशी में हम लोगों को, तो वहां गांधी का हैट सूट बूट टाई उतर चुकी थी। गांधी धोती, लंबा कुर्ता, लंबा झोला और डंडा वाले गांधी थे, गुजराती पगड़ी वाले गांधी। वो गांधी और बदलते हैं। एक कथा वो नारायण भाई देसाई अपने गांधी कथा में बताते थे, उड़ीसा के किसी गांव में, शायद कटक के आसपास कहीं, गांधी का पड़ाव था, जहां वो पड़ाव डालते थे वहां सभा भी करते थे, और फिर काफिला अगले दिन आगे जाना था। मां भी थी साथ में, वो गांव में लोगों से मिलने जुलने निकल गई, दूर तक निकल गई और लौटने लगी तो उन्होंने देखा पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कुंडे चढ़े हैं, ताले लटक रहे हैं। एक घर में कुंडा लटका हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने कुंडा खटखटाया, बार बार खटखटाया, आवाज भी लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई आप लोग भीतर बैठी हो, आप बात भी कर रही थी, मैं कब से आवाज लगा रही हूं, कोई निकलता क्यों। बहुत आग्रह के बाद तो थोड़ा सा पट खुला, उसमें से एक युवती झांकी। बा ने पूछा कि आपको पता नहीं आपके गांव में गांधी आए हुए हैं? तो उस युवती ने कहा नहीं पता तो है। फिर ये नहीं पता कि उनकी सभा होने जा रही है? तो कहा नहीं ये भी पता है। फिर आपका जाने का मन नहीं हुआ क्या? तो कहा नहीं मन तो था। फिर आप गई क्यों नहीं? तो हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नहीं बता सकते। बहुत आग्रह किया, बा ने तो बताया, वो महिला ने।
कहा हम घर में 3 हैं, मैं हूं, मेरी सास है और मेरी नंद है, और हम 3 के बीच घर में पहनने के लिए केवल एक धोती है, इसलिए हमारे में घर से बाहर एक बार में केवल एक ही जाया करता है, और हम तीनों में कौन बापू की सभा में जाए कौन न जाए, इस उधेड़बुन में हम तीनों नहीं। रात को ये वाकया बापू को बताती है। रात भर सो नहीं पाते, सवेरे पट खुल नहीं रहा था, काफिला तैयार था, लोग परेशान, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ। देर से निकले, और जब निकले तो लोग देख के आवाज थे कि गांधी के हाथ में एक डंडा था, उन्होंने कहा चलो, लेकिन उनके शरीर पर घुटने तक केवल एक धोती थी। और उसके बाद जिंदगी उस महात्मा ने इससे ज्यादा कपड़ा केवल इसलिए नहीं पहना कि जिस मुल्क में एक कपड़े में 3-3 लोग जीने के लिए मजबूर हो, उसमें रह करके इससे ज्यादा कपड़ा पहनने का मुझे कोई नैतिक अख्तियार नहीं। ये गांधी का रूपांतरण केवल गांधी का रूपांतरण नहीं था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी रूपांतरण था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का भी रूपांतरण था, और भारतीय राष्ट्र निर्माण की समूची प्रक्रिया का रूपांतरण। वही गांधी उसी 1916 में जब बीएचयू आए थे मार्च में, तो दिसंबर में जब कांग्रेस हो रही थी लखनऊ में, ऐतिहासिक कांग्रेस थी, कांग्रेस लीग समझौता हो रहा था, जिस सेपरेट इलेक्टोरेट का कांग्रेस विरोध करती चली आ रही थी, उसका सब उस पर समझौता होने जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में एक सांप्रदायिक एकता का भाव बनाने के उद्देश्य से गरम दल के लोग लौट चुके थे कांग्रेस में, तिलक जी महाराज मौजूद थे उस सम्मेलन में, वो भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का तो इंतकाल चंद महीनों पहले हो चुका था। वहां गांधी उस अधिवेशन में जाते हैं, और लखनऊ में जब चारबाग का जो रेलवे स्टेशन है वहां से सीधा जाइए तो अमीनाबाद, और अमीनाबाद में एक गंगा प्रसाद धर्मशाला आज भी है, वहीं पे डेलीगेट्स टिकाए गए थे, बाहर भी उसके कैंप लगे थे, कमरों में भी लोग थे, एक टेंट में गांधी भी रुकते। वहां गांधी से 2 ऐतिहासिक मुलाकातें होती हैं, जिन्होंने आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर बहुत गहरा और बड़ा दूरगामी प्रभाव डाला। पहली मुलाकात इलाहाबाद से आया हुआ एक नौजवान, जो गांधी के बाद की राष्ट्रीय नेतृत्व की श्रृंखला का सबसे बड़ा रहनुमा था, जवाहरलाल नेहरू। वो पहली बार नेहरू की मुलाकात गांधी से उसी लखनऊ कांग्रेस के समय हुई थी, वही हुई थी। दूसरी मुलाकात बिहार से आया हुआ एक अदना सा किसान राजकुमार शुक्ल, चंपारण के निलहे किसानों का दर्द लेके लखनऊ आया था, कांग्रेस के एक एक नेता से वो शुक्ल जी महाराज मिल चुके थे, सबसे बयां किया था सारा दर्द वहां के किसानों का। सबने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भविष्य में कभी देखेंगे, अभी तो दूसरे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। सबसे अंत में शुक्ल जी गांधी के पास पहुंचे थे। गांधी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा आपकी बात तो वाजिब है। तो उन्होंने कहा राजकुमार जी ने कि आप कांग्रेस में उठाइए, तो गांधी ने कहा नहीं, अभी तो नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा आप भी वही कह रहे हो, तो गांधी ने कहा मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूं जिस वजह से और लोग कह रहे थे। आपको ये बात सत्य है कि मैं सत्य का आग्रह रखता हूं, लेकिन मैं उस पर कदम तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि मैं तस्दीक न कर लूं कि ये सचमुच में सत्य है। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं चंपारण आऊं। शुक्ल जी प्रसन्न हो जाते हैं, पीछे पीछे कानपुर पहुंचते हैं, वहां से साबरमती तक चले जाते हैं, अंत में कार्यक्रम फिक्स करा लेते हैं। गांधी ने कहा कि मैं कलकत्ता आऊंगा अप्रैल में और आप आ जाइएगा, वहां से मुझे ले चलिएगा। और शुक्ल जी कलकत्ता पहुंच जाते हैं और गांधी को लेके आते हैं। ट्रेन से पटना उतरते हैं, शाम ढल गई होती है। शुक्ल जी के परिचित किसी वकील के यहाँ जाते हैं, वहां कोई मिलता नहीं। फिर वो राजेंद्र प्रसाद जी का घर खोज के उनके घर पहुंचते हैं, तो कुंडा खटखटाने पे मुंशी निकलता है और वो बताता है वकील साहब तो पूरी गए हुए हैं, कल आएंगे, कल आना। कहां जाते, रात उनके बरामदे में काट दी। और सवेरे याद आया कि मौलाना मजहरुल हक भी तो इसी शहर में रहते होंगे, बैरिस्ट्री पढ़ी थी इंग्लैंड में, साथ साथ कहीं से फोन वगैरह उनको किया। फिर वो भागे आए, अपनी गाड़ी से ले गए उनको। फिर राजेंद्र बाबू भी आ गए और सब लोग चंपारण गए।
मुजफ्फरपुर गए, फिर वहां जाकर के जांच पड़ताल का आगे चंपारण में सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने गांधी को उठा के बंद कर दिया। जब वो जांच पड़ताल का सत्याग्रह चला तो कैसी हिमाकत, लेकिन जिस तरह से सत्याग्रह का वो सुसंगठित स्वरूप था, उससे अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए और गांधी को रिहा करना पड़ा और उनको अनुमति दे दी गई कि आप अपनी जांच पड़ताल जारी रखो, रिपोर्ट हम लोगों को भी देना। इस चंपारण में जो सत्याग्रह का पहला ये प्रयोग गांधी ने किया था हिंदुस्तान लौटने के बाद, उसकी तुलना मैं राजस्थान के पोखरण से करता हूं। पोखरण राजस्थान के मरुस्थल में पाकिस्तान की सीमा की तरफ एक मामूली छोटा सा कस्बा, कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में, लेकिन उस घटना का जिक्र शर्मा जी कर रहे थे जब 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु शक्ति का पहला सफल परीक्षणात्मक प्रयोग कराया था। उसके बाद वो पोखरण जाना जाने लगा देश और दुनिया में। मैं चंपारण में पोखरण की तरह चंपारण को मैं गांधी के सत्याग्रह की अणुशक्ति की सफल परीक्षणात्मक प्रयोगशाला मानता हूं और चंपारण के उस सफल प्रयोग को गांधी ने 1920 में 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें वो लोमहर्षक महाकांड हुआ था अमृतसर में 30 मई 1920 को बनारस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी हिंदू स्कूल में, और वहां पहले मोतीलाल नेहरू ने जलियांवाला बाग की कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद गांधी की नोटिस थी और उस नोटिस पर असहयोग के कार्यक्रम पर विचार शुरू हुआ। गंभीर मतभेद थे, तिलक जी महाराज तक खिलाफ थे जो डायरेक्ट एक्शन वाले थे, मालवीय जी महाराज के खिलाफ थे, लाला लाजपत राय जी खिलाफ थे। तिलक जी महाराज के कुछ महीने बाद उसके बाद इंतकाल हो गया था उनका। वहां बहुमत से पारित हुआ और यह तय हुआ कि इसकी पुष्टि के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाए कांग्रेस का, और सितंबर की कलकत्ता कांग्रेस होती है जिसमें भी मतदान के बाद बहुमत से डोमिनेंट मेजॉरिटी से गांधी का असहयोग का प्रस्ताव पारित होता है। असहयोग की शुरुआत हमारे शहर बनारस में तो चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं सबसे पहले। सारे देश में असहयोग आंदोलन फैल जाता है। यह असहयोग आंदोलन मैं समझता हूं गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। गांधी के द्वारा संस्थापित मेरे काशी विद्यापीठ ने, गुजरात विद्यापीठ ने, पूना के विद्यापीठ या बिहार विद्यापीठ ने, जामिया ने या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी किसी ने गांधी को खिताब नहीं दिया था। किसने कहा था गांधी को? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसका सबसे ज्यादा मतभेद गांधी से माना गया। और उस मतभेदों के दौर में 1945 में रंगून से आजाद हिंद फौज के रेडियो ब्रॉडकास्ट में मैं सोचता हूं कि क्या सोच के कहा होगा नेताजी ने गांधी को फादर ऑफ नेशन, एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते। तो मुझे हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि कोई एक आदमी राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। कुछ बड़े लोगों ने बड़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब ऐसे लोगों को और 5 साल पर बदलने वाले भारत के राष्ट्रपति शब्द पर आपत्ति नहीं होती, राष्ट्रपिता शब्द पर है। तो ऐसी संतानें भी होती हैं जिनको बाप को बाप कहने में दिक्कत होती है। लेकिन कहा तो नेताजी ने था और सारे देश की जहनीत ने उसे स्वीकार कर लिया था। और क्यों कहा होगा ये मैं सोचता हूं राजनीति के विद्यार्थी के नाते कि गांधी के नेतृत्व का असहयोग आंदोलन भारत में, भारत के 5000 साल के समूचे इतिहास में राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था। लोक चेतना, राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित। सांस्कृतिक चेतना की बात तो मैंने शंकराचार्य जी के संदर्भ में आपसे की थी, लेकिन राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित पहला जन आंदोलन वो था। मिलके लड़े होंगे कभी राजे रजवाड़े सब, 1857 में भी लड़े थे, बेशक उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। लेकिन अगर 1857 में देश आजाद हो गया होता तो किसकी आजादी होती? वो मजदूर की, किसान की, आम आदमी की टुकड़े में बटी हुई।
फिर भी हम उसे एक प्रथम प्रतिरोध के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन आम आदमी के चेतना पर गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान के असहयोग आंदोलन के माध्यम से भारत के हर छोर के, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक, गांव गिराव के आदमी को, खेत खलिहान के आदमी को, घुटने तक धोती पहनने वाले आम हिंदुस्तानी को एक साझी राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित करके अपने पांव पर उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। और वो हिंदुस्तान का आम आदमी अपने पैर पर खड़ा होता है, एक पददलित और पराभूत राष्ट्र का आम आदमी, और वह चलता है स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उसके गले में वरमाला डालने की संघर्ष भरी यात्रा पर। ये जो गांधी का स्वरूप था असहयोग आंदोलन के माध्यम से नेतृत्व का, इसके साथ भारतीय राष्ट्रवाद भी अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता है। राष्ट्रीय चेतना एक परिपक्व स्वरूप ग्रहण करती है और नरम दल और गरम दल की लकीरें इतिहास के पन्ने पर उसके बाद आपको फिर नहीं दिखाई देती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, क्योंकि गांधी में दोनों के उत्तमांश का समन्वय हो जाता है, जैसा शर्मा जी कह रहे थे। गांधी समन्वय शब्द मुझे बड़ा छोटा लगा करता है, इसलिए मैं संगम शब्द का प्रयोग करता हूं। संगम जवाहरलाल जी के शहर इलाहाबाद में दृश्य है सबसे बड़ा संगम देश का। त्रिवेणी में सरस्वती तो अब दिखाई नहीं देती, राजस्थान में ही कहीं लुप्त हो गई इतिहास के साथ, लेकिन गंगा और यमुना का दृश्य संगम है, सबसे बड़ा संगम। वहां मेले में आप जाओगे, पुलिस वाला जहां कहेगा वहीं डुबकी लगा लो, लेकिन सामान्य दिनों में आदमी जाता है होली डिप के लिए तो उसकी कोशिश होती है कि वो नाव ले और वहां जाए जहां गंगा और यमुना की धाराएं आपस में यूं टकराती, और वहां खड़े होकर के नाव पर जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा मीलों तक बहता, ये बाईं तरफ जहां तक नजर जा रही है गंगा का पानी और इस दाएं तरफ यमुना का पानी, दोनों का रंग अलग अलग होता है। लेकिन हम काशी में अगर गंगा जल भर के दे आप सबको कि अपने अपने किसी संस्थान में ले जाके जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं उसमें गंगा जल और यमुना जल अलग अलग करा दो, तो यह संभव कार्य है। ये एकाकार हो जाना, तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ उदारवादी और आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतनाएं, ये गर्म दल और नरम दल की लकीरें एकाकार हो जाती हैं गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ। उस असहयोग आंदोलन को, जिससे सत्याग्रह, जिसके 3 कंटेंट ही हैं, सत्य, अहिंसा और प्रेम, उसके आधार पर गांधी खड़ा करते हैं। अभी देश को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया जा सका था। उनका भारत लौटने पर, शर्मा जी की किताब है गांधी आश्रम से पिछले साल आई हुई, वहां उसे आप पढ़े। कोचरब के बाद साबरमती आश्रम तो अभी खुला ही खुला था, जहां इन आश्रमों में गांधी के वो अहिंसक युद्ध का कैडर तैयार होता था कांग्रेस का, हम लोगों के विद्यापीठों में तैयार होता था, और फिर जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में और हार्डिकर साहब के कोऑर्डिनेशन में जब हिंदुस्तानी सेवा दल बना, जो 1947 में कांग्रेस सेवा दल बन गया, तो वो प्रशिक्षण का काम करता था। अहिंसक युद्ध के कार्यकर्ताओं की नर्सरी थी ये सब। लेकिन गांधी 1922 में हिंसा का समावेश हो जाने के बाद आंदोलन में, जैसे तूफान मेल में ड्राइवर ब्रेक लगा दे, आंदोलन को रोक देते हैं, और एक प्रयास देश में पैदा होता है, एक संक्रमण आता है, गांधी तो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद जो उपस्थिति में होती है वहां शार्पर डिफरेंस था, और एक बड़े नेताओं का तबका, चित्तरंजन दास जी से मोतीलाल जी भी उस समय थे, जवाहरलाल जी केवल गांधी के पक्ष में थे। वो ये लोग मानते थे कि धारा सभाओं में चुनाव लड़के जाना चाहिए और वहां विरोध का स्वर ऑपरेशन ठीक नहीं है, चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन वहां बहुमत से मतदान हुआ और असहयोग के पक्ष में, नॉन कोऑपरेशन के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ, गांधी के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ। एक संक्रमण काल चला, यह संक्रमण टूटता है 1927 में जब साइमन कमीशन बनता है, जिसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था, और ऑल पार्टी कन्वेंशन के बाद जवाहरलाल जी ने साइमन कमीशन के बाइकआउट की घोषणा की, तो सारे देश में साइमन कमीशन
गो बैक के नारे के साथ आंदोलनों की फिर से शुरुआत हो जाती। और गांधी जी के आंदोलनों की एक ब्यूटी होती थी कि कभी वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे। अगर उन्होंने विदेशी वस्त्र जला देने के लिए कहा तो नंगे घूमोगे क्या, खादी और चरखे का आंदोलन। उन्होंने विदेशी शिक्षा संस्थाओं के बाइकआउट की बात की तो विद्यापीठ खोले, राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन। तो इस तरह से वैकल्पिक शून्य नहीं छोड़ते थे। उस समय भी ये हुआ कि हम तो बताएं कि संविधान कैसा हो अगर हम बाइकआउट कर रहे हैं साइमन का। तो तब वो नेहरू कमेटी बनी जिसका जिक्र शर्मा जी कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू कमेटी, और उसने मुकम्मल स्वरूप भारतीय संविधान का बना के तैयार किया। लेकिन उस पर नई पीढ़ी के मतभेद थे। जवाहरलाल जी भी उसके खिलाफ थे, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि उसमें 1905 के बनारस कांग्रेस के संकल्प के तहत स्वशासन के ढांचे में सब कुछ सुझाया गया था। पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट का कॉलम, जिसको 1931 की पटेल की अध्यक्षता में कराची कांग्रेस में ह्यूमन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट से बहुत पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट का चार्टर पारित किया था। राष्ट्रीयकरण की बात की थी। कहीं एक वामपंथी रुझान की शुरुआत हुई थी जिसका जिक्र 1927 के बाद की कांग्रेस की राजनीति में शर्मा जी कर रहे थे। तो वहां वो रिपोर्ट 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में सबमिट होती है। कमलापति जी हमको बताया करते थे यहाँ काशी में कि 31 तारीख से पहले 30 तारीख की रात को कन्वेंसिंग चल रही थी। लग रहा था कि कल मतदान होगा, रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। लेकिन सवेरे सवेरे गांधी का भाषण हुआ सबसे पहले, और गांधी ने कहा आप इस रिपोर्ट को स्वीकार कर दीजिए सर्वसम्मति से, एक शर्त पर कि सरकार इसे 1 साल में लागू करे, इसका अल्टीमेटम देके। और अगर सरकार 1 साल में नहीं लागू करती तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प के लिए, जो नई पीढ़ी का नेतृत्व चाहता था, उसके लिए स्वतंत्र हो। और वो 1 साल का अल्टीमेटम 1929 के लाहौर कांग्रेस पर पूरा होता है। रात 12 बजे के बाद वो अल्टीमेटम पूरा होता है और कांग्रेस रावी के तट पर बैठी रहती है। और जब घड़ी की सुई 1 जनवरी की तारीख बताती है तो उस 1 जनवरी 1930 को जवाहरलाल जी अध्यक्षता कर रहे थे। वहां कलकत्ता में तो मोतीलाल जी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प कांग्रेस पारित करती है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय होता है और 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान 2 महीने रुक करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र बना, क्योंकि 26 जनवरी का स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व था। वो उसके बाद गांधी असहयोग के बाद 2 कदम और आगे बढ़ करके सविनय अवज्ञा की बात करते हैं। विनय पूर्वक आपका कानून नहीं मानेंगे। और कानून कितना अदना सा नमक न बनाने का कानून। रोज कितने कानून हम आप तोड़ते हैं। ट्रैफिक का कानून कौन मानता है? दहेज के खिलाफ कानून है, कितने घरों में अनुपालन होता है। एक उससे भी अदना सा कानून पकड़ा गांधी ने और साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू हुई। 300-350 किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र के किनारे दांडी गांव में पहुंच करके गांधी ने किया क्या था? कुछ खास थोड़ी किया था। एक अंगीठी जलवाई थी और केतली में समुद्र का पानी भरा था जिसमें नमक होता है, उसे अंगीठी पर रखवा दिया था। वो पानी खोलने लगा, नमक नीचे जमने लगा और उससे भाप ऊपर निकलने लग गई। इतना ही तो हुआ था। लेकिन जो सबसे खास बात थी उस घटना में कि उस केतली से उड़ती हुई भाप के साथ उस महात्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी सत्ता, जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उसकी कानूनी प्रतिष्ठा को, विधिक प्रतिष्ठा को उड़ा दिया था उस भाप के साथ। उसी समय अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन किया। ये सारी सांप्रदायिक ताकतें वहां जाकर के बैठी, लेकिन नतीजा 0 निकलना था, क्योंकि कांग्रेस ने, गांधी ने बाइकआउट किया था गोलमेज सम्मेलन का। और जब तक कांग्रेस कि अगला संवैधानिक सुधार क्या हो, जब तक उस पर कांग्रेस की राय समाहित नहीं होती, देश का आदमी मानने वाला नहीं था। तो वो विफल हो गया वो अधिवेशन। उसके बाद इरविन वायसराय थे, उन्होंने गांधी को मनाने उड़ाने की कोशिश की। इरविन और गांधी के बीच एक समझौता भी हुआ
दूसरे उन्होंने कहा एक बार फिर गोलमेज सम्मेलन करते हैं, आप शामिल तो हो पहले उसमें। गांधी जाते हैं और उसी अपने स्वरूप में जाते हैं जहां मजाक उड़ाया जाता है इंग्लैंड में उनको अदनंगा फकीर कह के, लेकिन प्रधानमंत्री से भी उसी रूप में मिलते हैं और इंग्लैंड के राजा से भी उसी रूप में मिलने जाते हैं, उस शाही महल में भी उसी स्वरूप में जाते हैं, गर्व से जाते हैं। सांप्रदायिक मसलों पर वो सम्मेलन भी विफल हुआ और लौटने के बाद विलिंगटन वायसराय हो गए थे और उन्होंने इरविन गांधी समझौते को लागू नहीं किया ठीक से, और उसका परिणाम हुआ कि द्वितीय चक्र का सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने फिर शुरू किया, जो 1934 तक चलता है। फिर 1935 में जिस रिफॉर्म की बात शर्मा जी कर रहे थे, 1935 का एक्ट बन जाता है और ना करते भी उसमें नेहरू कमेटी की रिपोर्ट इतनी बढ़िया संवैधानिक स्वरूप उससे था कि अधिकांश बातें उसमें शामिल होती हैं। इलेक्शन होते हैं उसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं के, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर बनता है यूनिटरी स्ट्रक्चर को तोड़ करके, और 11 में 8 या 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, लेकिन वो सरकारें अंततः विशुद्ध शुरू होते समय 1939 में जो हालात थे, अंत में वो लोग इस्तीफा दे करके बाहर आ जाते हैं। वो प्रांतीय सरकारों के जो चीफ मिनिस्टर थे वो त्याग पत्र दे देते हैं और उस समय विशुद्ध शुरू हो गया था। उससे पहले 4 कांग्रेस का जिक्र संक्षेप में मैं करूंगा। 1936 के लखनऊ कांग्रेस, 37 की फैजपुर कांग्रेस, 38 की हरिपुरा कांग्रेस और 39 की त्रिपुरी कांग्रेस। 36 और 37 में जवाहरलाल जी अध्यक्ष बनते हैं और वो जो समाजवादी रुझान है वो जवाहरलाल जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में वो कांग्रेस में और गाढ़ी होती है। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता या सर्वधर्म समानत्व, जो आप कहिए उसका मतलब फंडामेंटल राइट। इसके साथ 4th डायमेंशन कांग्रेस की बेसिक आइडियोलॉजी का आता है, डेमोक्रेटिक रोड टू सोशलिज्म, लोकतंत्र की पथिका से होकर के समता मूलक समाज के निर्माण के समाजवादी लक्ष्य की तरफ जाना। फिर वो और कंक्रीटाइज होता है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं 1938। फिर 1939 में पुनः चुनाव लड़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी ने उनका विरोध तब किया। गांधी ने पट्टाप सीता रेमैया को खड़ा कर दिया और यहां तक घोषित कर दिया कि पट्टाप की हार मेरी हार होगी, लेकिन पट्टाप हार जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं और उस चुनाव जीतने में सबसे बड़ा एक अहम कारण यह भी था कि जवाहरलाल जी उस संगठनात्मक चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ देते हैं। लेकिन जब चुनाव हो गया और नेताजी की नीयत ये हो गई कि वो कांग्रेस को बिल्कुल गांधी से अलग अपने ढंग से चलाएंगे, वर्किंग कमेटी अपने ढंग से बनाएंगे, तब नेहरू ने विरोध किया। और ये हुआ कि नहीं, क्योंकि नेहरू के साम्राज्यवाद विरोध में समाजवाद अगर था तो उससे ज्यादा राष्ट्रवाद था, क्योंकि डिफरेंसेस के बावजूद, बहुत सारे बुनियादी डिफरेंसेस के बावजूद नेहरू मानते थे कि गांधी को डिसोन करके साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई लड़ाई संभव नहीं। और इस तरह से वो जो गतिरोध है, उस गतिरोध में अल्टीमेटली सडनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से और कांग्रेस की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे करके अलग हो जाते हैं और नेशनल मूवमेंट की मेन स्ट्रीम से भी अलगाव सा हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। और फिर बाद में कभी जो रास बिहारी बोस ने जापान में आजाद हिंद फौज बनाई थी उसको टेक ओवर करते हैं और उनकी धारा बदल जाती है। लेकिन उस आजाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड भी थी, नेहरू ब्रिगेड भी थी। गांधी प्रतिदिन उनका रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते थे। जो गोखले और तिलक के लिए मैंने कहा था, बड़े लोगों के बीच मतभेद होते हैं, मनभेद कभी नहीं होते। और फिर 1940 की रामगढ़ कांग्रेस में मौलाना आजाद अध्यक्ष बनते हैं और फिर विश्व युद्ध के जो हालात थे, जापान की सेनाएं चढ़ी आ रही थी, तो कहीं अंग्रेजों से पिंड छूटे, नागनाथ जाए तो सांपनाथ आ जाए, फासिज्म का खतरा। और उसमें क्या हो, एक आंदोलन हो न हो, इसको लेके द्वंद्व था
कांग्रेस में, लेकिन अल्टीमेटली गांधी ने डिसाइड कर लिया। जवाहरलाल जी ने, कभी कमलापति जी बताते थे, वो आज अखबार के संपादक हुआ करते थे, उस समय का बड़ा अग्रणी अखबार, और उन्होंने स्वराज भवन में बुलाया बनारस से उनको और उनसे कहा कि कमला, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन ये महात्मा कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए एक काम करो कि अपने अखबार के माध्यम से जनमत को अपने प्रसार क्षेत्र में इस तरह से तैयार के रखो कि किसी बड़ी लड़ाई के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। और उसके बाद जागते हुए अग्रलेखों की जो माला स्वतंत्रता की महादेवी को आज अखबार के माध्यम से पंडित जी ने चढ़ाई थी, वो हिंदी पत्रकारिता की अक्षय निधि है। और उसी सबका शायद परिणाम था कि आपको जितने शहीद स्मारक सन 42 के पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, इस पिछड़े इलाके में मिलेंगे, उतने और कहीं नहीं मिलेंगे। और अल्टीमेटली 8 अगस्त 1942 को, उससे पहले वर्धा में वर्किंग कमेटी में सब तय हो गया था, और 8 अगस्त 1942 को जब एआईसी का सेशन बंबई में हुआ, तो गांधी ने वहां अगस्त क्रांति के लिए कॉल दी। जो गांधी ने चौरी चौरा के बाद आंदोलन रोक दिया था, जो 10 साल बाद 2 कदम आगे थे, जिन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक आ जाते हैं। और न जाने कितनी चौरी चौरा जैसी घटनाएं उस अगस्त क्रांति में 42 की घटती हैं, लेकिन गांधी आंदोलन को डिसोन नहीं करते चौरी चौरा की तरह, क्योंकि गांधी जानते थे कि अब देश के लोग संघर्ष के लिए, अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार हैं, जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा सरकार के चलते वो भी अगर आती है तो भी उसको डिसोन नहीं किया जैसा उन्होंने चौरी चौरा के बाद किया था, क्योंकि गांधी जानते थे कि अगर हिंसा के सहारे हम सन 20 और 22 पे आगे बढ़े होते तो हमारी आजादी का लक्ष्य हमसे 50 साल और दूर के तक जाता। मोस्ट प्रैक्टिकल रणनीतिकार थे गांधी, लेकिन वो सन 42 में जानते थे कि आम पक चुका है, हल्के से प्रहार से इसको गिरना ही है, परिपक्व घड़ी आ गई है। इसलिए गांधी ने 8 अगस्त रात को, जब गांधी सहित कांग्रेस के नेहरू, पटेल, सब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, 2-3 दिन के अंदर सारे छोटे बड़े सब कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई। तो उससे पहले 8 अगस्त के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ बहुत बड़े जन समुदाय को भी संबोधित करते हुए गांधी ने साफ साफ हिंदुस्तान के लोगों से कहा था कि वक्त आ गया है, डू और डाई, करो या मरो, निर्णायक घड़ी आ गई है। और अंग्रेजों को ललकार के कहा था उस महात्मा ने, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और वो निर्णायक संघर्ष साबित हुआ, हमें स्वतंत्रता के मुकाम तक ले जाता है। 1945 तक वो आंदोलन चलता है। तब तक लगातार कोई अधिवेशन हुआ नहीं कांग्रेस का, मौलाना आजाद अध्यक्ष बने रहते हैं। 1946 में कुछ दिन के लिए अंतरिम अध्यक्ष जवाहरलाल जी होते हैं, और फिर मेरठ में कृपलानी जी, और फिर राजेंद्र बाबू दिल्ली में, फिर पट्टाभ सितारमैया जयपुर में 1948 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बाद में 1951 से 54 तक नेहरू फिर अध्यक्ष बनते हैं, फिर यूएन ढेबर आते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के संगठनात्मक इतिहास का सिलसिला आगे बढ़ता है। देश 1945 से 47 तक की जो इतिहास की यात्रा है, उसमें कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हो और किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कराने में, जिसमें सहायक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जो दोनों 2 नेशन थ्योरी पे काम करते थे, इनकी आइडियोलॉजी जिसमें सहायक बनी। लेकिन क्रिस मिशन आता है, असफल होता है, कैबिनेट मिशन आता है, बाकी फिर अल्टीमेटली 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के साथ 15 अगस्त को 14 की रात को, आधी रात के बाद भारत स्वतंत्र होता है। और भारत के साथ वो अंग्रेज 560 62 रियासतों को भी स्वतंत्र कर देते हैं, लेकिन नेहरू और पटेल की सरकार उनको इंटीग्रेट करती है, सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करती है। और एक इंटीग्रेटेड नेशन में एक दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा रोपा जाता है। और इस तरह से जैसा शर्मा जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय कांग्रेस थी, और उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसका भी पर्याय कांग्रेस बनती है। और
उस समय अगर किसी से ये पूछे हम, किसी विद्यार्थी से, कि बीती हुई जो शताब्दी है उसकी दो बड़ी घटनाएं बताओ, तो बेशक वो यही कहेगा कि लंबे संघर्ष से प्राप्त भारत की आजादी सबसे बड़ी घटना थी। और दूसरी बड़ी घटना तो बेशक वो कहेगा कि उस आजादी का संहिताकरण करा करके दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा हिंदुस्तान पर की सरजमी पर रोपा जाना, उसका अंकुरित और पल्लवित और विकसित होकर के एक विराट वटवृक्ष का रूप लेना, और उसके साथ 21वीं सदी में तमाम झंझावातों को चीरते हुए उस लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रवेश करना, ये बीती शताब्दी की बड़ी घटना है। इसमें अंत में अब मैं किस तरह से बड़े लोगों के बीच डिफरेंसेस के बीच भी सिंथेसिस काम करती है नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस पे, इसके कई उदाहरण मैंने दिए। एक और उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करूंगा। देश आजाद हुआ तो वो जो नेहरू रिपोर्ट थी, उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर सामने आया था, जो मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट हुआ था 1935 के अधिनियम में, वो सबसे बड़ा आधार बना संविधान का, संविधान के प्रारूप का। और एक यूएन राव कमेटी कांग्रेस ने बनाई, उसने बेहद महत्वपूर्ण काम किया, और संविधान के प्रारूप के इतिहास में उसकी चर्चा नहीं होती, बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी जिसने उसे एक शेप दिया। खुद अंबेडकर साहब ने संविधान सभा के सदन में कहा कि सारा काम तो राव कमेटी कर गई, लेकिन संविधान सभा की ऑफिशियल ड्राफ्टिंग कमेटी बननी थी। हरिजन जो बस्ती में मंदिर है, बिरला मंदिर के पीछे जो बस्ती है, वहां एक मंदिर भी है, आज भी है। आप देखें वहां गांधी रहा करते थे उन दिनों में, नेहरू और पटेल दोनों उनके पास जाते हैं। और BM शर्मा जी बताया करते थे कि नेहरू ने कहा कि बापू जेनिंग्स को बुलाना पड़ेगा, क्यों, तो वो ड्राफ्टिंग होनी है, एक्सपर्टाइज चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने कहा अपने पास लोग नहीं है क्या? कहा आप बताओ। उन्होंने कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना। आप में बहुतों को पता होगा कि नहीं पता होगा, भारत के साम्यवादियों ने और कांग्रेस से निकले हुए समाजवादियों ने भारत की संविधान सभा का बायकॉट किया। काश उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी रहे होते, जयप्रकाश भी रहे होते, लोहिया भी रहे होते, तो और सकारात्मक महत्तम प्रभाव पड़ता एक प्रगतिशील संविधान को और प्रगतिशील बनाने में। तो उस समय नेहरू ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बनते कहां से, ड्राफ्टिंग कमेटी में कहां से आते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से संविधान सभा में चुने गए थे अम्बेडकर साहब, वो तो ईस्ट पाकिस्तान में जाके, और वो मेंबर नहीं रह गए थे। पूना में जयकर साहब की सीट खाली करा के डॉक्टर BR अम्बेडकर को बाई इलेक्शन से भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया। फिर जब ड्राफ्टिंग कमेटी घोषणा हुई तो उसमें भी मेंबर वो बने। चलिए, उस ऐसी कमेटीज में अपोजिशन के भी लोग होते हैं अपने संख्या बल के अनुपात में, और नेहरू की सरकार में तो सभी दलों के लोग थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी भी थे, अम्बेडकर साहब खुद थे, सब लोग उसमें थे। तो वहां जब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की घोषणा की, उससे पहले कयास लगाया जा रहा था KM पनिक्कर बनेंगे, कौन बनेगा, कांग्रेस का ही कोई बनेगा। ऐसी महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटीज का लीडर तो कोई बहुमत दल का ही नेता होता है। लेकिन सबके आश्चर्य का, इवन अम्बेडकर साहब के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा जब जवाहरलाल जी ने घोषणा की कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होंगे उसकी फ्रेम में। और अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बहुत सारे लोग, बहुत सहयोगी नहीं थे उनको, लेकिन बड़ी लगन, बड़ी मेहनत, बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया। जब साम्यवादी और समाजवादियों ने बाइकआउट किया था, अम्बेडकर साहब ने उस आजादी के संहिताकरण के युग धर्म को नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू, इन सब के साथ मिल करके कंधे पर उस युग दायित्व को लिया और उसका सफलतापूर्वक निर्वाह किया। एक ड्राफ्ट बना करके संविधान सभा को सौंपा, और उसको तराश करके संविधान सभा ने दुनिया के सबसे नायाब, सबसे महत्वपूर्ण संविधान की संरचना की, भारतीय संविधान की, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संवाहक संविधान है। और उसके बाद जिस लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, उसमें रियासतों के मर्जर के बाद यह सामंतशाही की जो सबसे बड़ी संरचना थी, राजतंत्र की, नवाबी की, वो सब इतिहास के पन्नों में कहीं समा गई।
बचा कुचा इंदिरा जी ने, जिसका जिक्र शर्मा जी कर रहे थे, प्रिवी पर्स और पूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन करके खत्म किया 1969-70 में। तो ये एक संवैधानिक गणतंत्र, उसमें फिर जमींदारी का एबोलिशन, रैयतवारी का, तालुकेदारी का, तो जो ग्रामीण समाज तक पसरी हुई सामंतवाद की संरचना थी उसको पूरी तरह ध्वस्त किया। यही तो कश्मीर के विलय का वहां की जनता ने जो समर्थन किया शेख अब्दुल्ला के साथ भारत विलय का, उसकी सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना से भी पूछा था, पहले जिन्ना से पूछा था, क्योंकि वो तो किसान आंदोलन के नेता थे कश्मीर में, जो जमींदारी के दमन के खिलाफ लड़ाइयां लंबी लड़ते चले आ रहे थे। उन्होंने पूछा था जिन्ना से कि आप जमींदारी खत्म करोगे कि नहीं, तो जिन्ना ने कहा कि ना, मैं ये कभी नहीं खत्म करने वाला हूं, आज भी जमींदारी कायम है पाकिस्तान में। और जब नेहरू से पूछा शेख अब्दुल्ला ने, तो नेहरू ने कहा कि पहला काम यही करूंगा कि जमींदारी खत्म करूंगा। और जमींदारी, तालुकेदारी और रैयतवारी के साथ ग्रामीण समाज तक पसरी सामंतशाही की पूरी संरचना भारत के इतिहास में ध्वस्त हो गई कांग्रेस की सरकार के माध्यम से 1950 में। और फिर हमारे लोकतंत्र का वो सिलसिला आगे बढ़ा, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, सहकारिता के कार्यक्रम, नियोजित विकास, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करके राजस्थान से ही शुरुआत करके पंचायती राज, तो इस तरह के समाजवादी और समता मूलक समाज की तरफ आगे बढ़ने का जो लोकतंत्र का रास्ता था, उस रास्ते पर चलते हुए एक सिलसिला भारत में शुरू हुआ। लोकतंत्र की, वैज्ञानिक विकास की, शैक्षणिक विकास की, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का, उस तरह की प्रतिष्ठित संस्थानों का उस समय संस्थापना होती है नेहरू काल में। और फिर इंदिरा जी के काल में उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे शर्मा जी, फिर राजीव जी के काल की, और उसमें आप सब लोग राष्ट्र निर्माण की उन महत्तम उपलब्धियों को जानते हो। बीच की सरकारें, चाहे वो नरसिंह राव जी की रही हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की रही हो, कितने महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में जितने महत्वपूर्ण अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य संरक्षण का अधिकार, इस तरह के महत्वपूर्ण अधिकार मिले, और तमाम झंझावातों के बावजूद हमारा ये लोकतंत्र डेवलप होता रहा है। 21वीं शताब्दी में जब हमने प्रवेश किया, तो उससे पहले 80 और 90 में सारी दुनिया में लोकतंत्र ढह रहे थे, संवैधानिक व्यवस्थाएं ढह रही थी, और वो सब पलीते भारत में भी मौजूद थे, जिससे वो ढह रही थी। अन्य जगहों पर लोकतंत्र ढह रहे थे, चाहे वो धर्मानुवाद हो, चाहे वो आर्थिक सुधारों के दबाव हो, उनके सकारात्मक तालमेल उससे बिठा के कांग्रेस ने वैश्वीकरण की आंधी से टकराने की जगह उसका लाभ उठाया। और उसी दौर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के दायरे में 35 से 36 लाख पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन के नए अवसरों की रचना करके कांग्रेस ने भारत के प्रतिनिधि प्रजातंत्र को सहभागी प्रजातंत्र की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा दिया। और जब आप 21वीं सदी में आगे बढ़ते रहे हैं, तो एक बात पूरे विश्वास से कही जा सकती है, चाहे आज कितने घनीभूत अग्रवाल साहब चर्चा कर रहे थे, बादल आपको दिखाई देते हो, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी और कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो किसी तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे उस इतिहास से उपजी हुई सबसे बड़ी हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, और इस सब के पीछे, इसकी बुनियाद में कोई सबसे बड़ी वैचारिकी, कोई सबसे बड़ी विचारधारा, कोई सबसे बड़ी संस्था है, तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इन्हीं शब्दों के साथ आज उस कांग्रेस की 135वीं वर्षगांठ पर, जब वो 136वें साल में कांग्रेस प्रवेश कर रही है, मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। और हमारे जो नवनियुक्त पिछले दिनों राजस्थान में जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के बनय सिंह और उनके साथ जो टीम, हमारे जो सह समन्वयक गण राज्य के अपॉइंट हुए थे, उन सबको आज इस वेबिनार के समागम में एक बार फिर से बधाई देता हूं। और अभी पिछले ही सप्ताह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस ऐतिहासिक और देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर RS मीना की समन्वयक पद पर नियुक्ति हुई, उन्हें भी अपनी बधाई देता हूं। और इसी के साथ एक बार फिर मैं शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कांग्रेस के संस्थापना दिवस पर। जय हिंद।
धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सार गर्वित लेक्चर दिया।